हेलो स्टूडेंट्स। जो अब तक हमने देखा था ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी ईएमएफ इक्वेशन देखी है, ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है, उसके टाइप्स कितने तरह के थे हमने वो देखा। ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है हमारे पास में देखा हमने। कोर टाइप होता है ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वर्किंग प्रिंसिपल की कि ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है या उसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मतलब प्रिंसिपल जो हम समझेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर का है वो हम समझेंगे उसके आइडल केस को लेके, है ना। मतलब हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का एक आइडल ट्रांसफार्मर और एक हम बात करेंगे उसके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। तो आइडल और प्रैक्टिकल हमने ये दो चीजें क्यों रखी? अगर हमें सिंपल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की बात क्यों नहीं करते? आइडल ट्रांसफार्मर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो हम चीजें थियोरेटिकली पढ़ते हैं या जो हम कंसेप्ट को अप्लाई करना चाह रहे होते हैं वो हम आइडल ट्रांसफार्मर के अंदर अप्लाई करते हैं। आइडल ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी कंसेप्ट हमने ट्रांसफार्मर के देखे हैं या जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हम उसमें अप्लाई करने वाले हैं वो एग्जैक्टली 100% ट्रू रहते हैं। बट आइडल चीज कभी पॉसिबल नहीं होती है, तो प्रैक्टिकल के अंदर वही सेम चीज अप्लाई होती है विद सम लॉसेज। जैसे आप बात करोगे कि आपने सप्लाई पे एक वोल्टेज अप्लाई किया है, वहां से कुछ करंट जब फ्लो किया तो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में आपके पास E1 इंड्यूस हुआ था और उससे जो फ्लक्स सेकेंडरी साइड के साथ में लिंक किया वहां पे मेरे पास में E2 इंड्यूस हो गया। ये जो E2 इंड्यूस हुआ है ये इस E1 के ऑलमोस्ट इक्वल या मैं कहूंगा कि 100% इक्वल रहने वाला है जब आपके पास में ये आइडल ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपके पास में वहां पे E2 जो होगा वो कम होगा, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे कम होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि जो हमने ट्रांसफार्मर की कोर बनाई है, बनाई तो इंसानों ने ही है। तो जब कोई इंसान चीज बनाता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास 100% ट्रू फॉर्म में क्रिएट हो। तो जब ट्रांसफार्मर की कोर क्रिएट होती है उसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग्स के अंदर भी कुछ लॉसेज होते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो फ्लक्स फ्लो करता है, यहाँ से 100 अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो 100 अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी साइड में जाके। तो जाएगा किस पाथ के थ्रू? वो आपके ट्रांसफार्मर कोर के थ्रू वहां पे पहुंचेगा। तो ट्रांसफार्मर कोर ही अगर 100% ट्रू नहीं हुई तो आपके पास में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं लीक कर जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर का फ्लक्स लीक कर गया तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज भी आपका इंड्यूस होगा, वो कम होगा। इसलिए हम बात करेंगे एक आइडल ट्रांसफार्मर की जिसमें हम कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। एक बात करेंगे हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो हमारे पास में काम करेगा हम एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आइडल ट्रांसफार्मर लोड पे या लोडिंग कंडीशन में किस तरह से काम करता है या और नो लोड कंडीशन पे किस तरह से काम करेगा। सिमिलरली फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद लोड और विदाउट लोड कंडीशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की ऑन द बेसिस ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आइडल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। देखिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आइडल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। आइडल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन, ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने करना क्या है, एक बेसिक सा हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो ट्रांसफार्मर बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर की मैं एक कोर बनाता हूं। ये मेरी ट्रांसफार्मर की कोर है जिसको हमने इस तरीके से क्रिएट किया है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड मतलब एक ऐसी साइड जहां से आप इनपुट देने वाले हो उसको हमने बोला प्राइमरी साइड। यहां से हम इनपुट देने वाले हैं तो यहां हमने कुछ वाइंडिंग करी इसकी। ये मान लो हमने इस तरीके से इसको वाइंडिंग की हुई है। जब ये वाइंडिंग हमने यहाँ पे की तो इन टर्मिनल पे हमें क्या मिलेगा, मान के चलो ये जो टर्मिनल हमारे पास में यहाँ पे बना है इनपुट टर्मिनल, इस टर्मिनल पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया। वो वोल्टेज है मेरा कौन सा, V1। V1 वोल्टेज है। वाइंडिंग्स इस तरह से पूरी तरह अपने पास बना रखी है हमने। तो यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा हमारे पास यहाँ पे I1। जब I1 करंट यहाँ फ्लो किया इस N1 नंबर ऑफ टर्न्स में, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास में N1। ठीक है, सेम चीज अभी इसको आगे वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले दूसरी वाइंडिंग बना देते हैं एक बार। दूसरी वाइंडिंग जो हमारे पास में आई वो मान के चलो इस तरीके से क्रिएट हुई है। यहाँ पे इस तरीके से आपने ये वाइंडिंग यहाँ पे कर रखी है और ये टर्मिनल वो है जहां से आप आउटपुट लेने वाले हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब जैसे ही आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया आपके पास एक करंट I1 यहाँ पे फ्लो करेगा, है ना। I1 करंट आपके N1 नंबर ऑफ टर्न्स में जाएगा। तो क्या हो गया, वो हमारे पास में फ्लो किया I1 N1।
जैसे ही I1 N1 यहाँ पे फ्लो किया आपको क्या मिलेगा, आपको फ्लक्स मिलेगा phi1। ये फ्लक्स कहाँ फ्लो करेगा, डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे थंब रूल, करंट अगर आपका यूं जा रहा है तो उसके अंदर थंब रूल क्या बोल रहा है, फ्लक्स आपका अपवर्ड जाएगा। तो आपके पास जो फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो फ्लक्स आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। यहाँ पूरे के पूरे आपके कोर के अंदर ये फ्लक्स इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट में फ्लो करने वाला है, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये फ्लक्स फ्लो करेगा, ठीक है। और यहां से इसका रिटर्न पाथ आ जाएगा, ये आपका फ्लक्स फ्लो करेगा इस तरीके से। जब ये phi1 फ्लक्स, यहां मैं इसको बोल रहा हूं phi1, ये phi1 फ्लक्स जब यहां क्रिएट हो रहा था तो I1 N1 नंबर ऑफ टर्न्स N1 में जब ये करंट I1 फ्लो किया तो यहां हमारे पास में एक EMF इंड्यूस होगा। उस EMF को हम क्या बोलते हैं, उस EMF को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसका नाम क्या होता है हमारा E1, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आपका क्रिएट हो जाएगा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग के अंदर। अब जैसे ही ये फ्लक्स आपका आगे चला, ये जो फ्लक्स आपका है ये जैसे ही आपके N2 नंबर ऑफ टर्न्स में पहुंचा, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर रखे हैं, यहाँ पे हमने कर रखे हैं N2 नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब N2 टर्न्स में आपका phi1 करंट phi1 फ्लक्स आ रहा है तो ये कितना हो गया हमारे पास, phi1 N1 के साथ में क्रिएट होते ही यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका, जिसको हम क्या बोलेंगे E2। यहाँ पे आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आया, यहाँ पे आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF आया। हम बात कर रहे हैं ऑन नो लोड कंडीशन, मतलब सेकेंडरी साइड पे या सेकेंडरी टर्मिनल पे आपने क्या किया, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है, इस सर्किट के इस वाइंडिंग के अंदर जब कुछ वोल्टेज क्रिएट हो चुका है और फ्लक्स आपका यहाँ पे आ रहा है तो कुछ करंट आना चाहिए था, बट करंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर्किट हमारा ये वाला कौन सा है, ये ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, हम नो लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ओपन सर्किट है, तो I2 पिक्चर में नहीं होगा इस मोमेंट पे। तो जब I2 यहाँ पे नहीं होगा तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से आपका वर्किंग प्रिंसिपल काम किया, कि अभी जो आपने V1 सप्लाई सोर्स से जितना भी करंट आपने ग्रैब किया है वो सारा का सारा करंट किस काम के आ रहा है, वो सारा करंट आपके काम आ रहा है ये वर्किंग जो फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स क्रिएट करने के काम आ रहा है, ठीक है। जो आपका V1 आपने अमाउंट ऑफ वोल्टेज को लिया है सप्लाई से, उसमें से जो करंट आपके पास I1 आने वाला है वो I1 टोटली आपका किस में काम करेगा, सिर्फ आपके वर्किंग फ्लक्स को क्रिएट करने में, और इस फ्लक्स को यहां से सेकेंडरी साइड तक लिंक करवाने के लिए पहुंचाने में जो मदद मिलती है वो आपको देगा ये I1। लेकिन क्या ये I1 आपके किसी और काम आ सकता है, बिल्कुल। वो I1 क्या काम करेगा कि अगर ये मेरे पास में एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसको हम आइडल ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास में करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा, वो सारा का सारा करंट आपका वर्किंग फ्लक्स को क्रिएट करने के ही काम आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये आइडल की जगह प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये जो वाइंडिंग्स हमने यहाँ लगाई है इन वाइंडिंग्स में कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। आपका जो ये कोर है, इस कोर के अंदर भी कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे phi1 यहाँ से क्रिएट होके आगे चला, बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास में सम phi मिल गया जो कि phi1 से कम है। अगर हमारे पास में phi यहां पहुंचेगा तो जो E2 क्रिएट होना था वो E2 अब कम क्रिएट होगा वहां पे, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन के अंदर। तो इस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका काम करता है ट्रांसफार्मर का ऑन नो लोड कंडीशन। अब आइडल ट्रांसफार्मर की और क्या डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, आइडल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि जो भी हमने वाइंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट करी है प्राइमरी सेकेंडरी साइड में, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। प्योरली इंडक्टिव वाइंडिंग्स हमारे पास में होगी। पहला हम अजम्पशंस लेके चलते हैं, हमारे पास जो भी ट्रांसफार्मर्स हैं वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, आइडल नहीं होते। बट उन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स को हम एज ए आइडल ट्रांसफार्मर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अजम्पशंस को लेके। अगर वो अजम्पशंस वहां पे फुलफिल करती हैं सारी चीजें, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक आइडल ट्रांसफार्मर है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे आइडल ट्रांसफार्मर के लिए, कि अगर ये वाइंडिंग्स जो है ये वाइंडिंग्स प्योरली इंडक्टिव होगी, रेजिस्टिव पोर्शन यहां नहीं होगा, तो ये आइडल ट्रांसफार्मर होगा। अगर कोर की बात करते हैं तो कोर का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट काफी अच्छा होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग उसकी क्वालिटीज काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, बीएच कर्व उसका काफी सही होना चाहिए, यहाँ पे लॉसेज नहीं होना चाहिए। इसके कॉर्नर्स से हमारे पास में लीकेज फ्लक्स, ये जो फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है phi1 वो लीक करता है, तो लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए। वो सारे हमारे आइडल ट्रांसफार्मर का केस होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले कि लीकेज फ्लक्स हो गया, या वाइंडिंग्स के अंदर रेजिस्टिव पोर्शन भी होता है इंडक्टिव के साथ में, या हमारे पास मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट 100% नहीं होता है, इसका कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज रहते हैं, तो वो सारी चीजें फिर हमारे काम आती है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स के अंदर।
क्लियर है? तो ये नो लोड वाली ट्रांसफार्मर की बात हो गई हमारे पास। अब मैं यहां पे बात करता हूं सिंपल ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर ऑन लोड, इसी के अंदर हम आगे ड्रॉ करेंगे अब उस चीज को, ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां तक का वर्किंग प्रिंसिपल तो एज इट इज सेम रहेगा कि आपने V1 अप्लाई किया, ये वाइंडिंग क्लोज्ड है तो यहां पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहां पे I1 N1 करंट की वजह से आपके पास फ्लक्स φ1 क्रिएट हो जाएगा। फ्लक्स के आने के बाद में आपके पास यहाँ पे EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 क्रिएट हो जाएगा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में। ये फ्लक्स φ1 जो है वो आगे कोर के थ्रू आपके सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके साथ लिंक करेगा, है ना। अब ये φ1 जब इसके साथ लिंक किया तो φ1 N2 के साथ लिंक करके यहाँ पे एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF क्रिएट कर देगा जिसको हम बोलेंगे E2। इसको हमने E2 बोला। अब E2 के साथ क्या होगा, मान लो ऑन लोड कंडीशन की बात हो रही है कि यहां मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट हमारे पास में क्लोज्ड हो गया, ठीक है, सेकेंडरी साइड में अब ये सर्किट हमारे पास क्लोज हो चुका है। सर्किट जैसे ही क्लोज होगा यहां पे आपको एक EMF मिल गया तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लोड की तरफ, लोड को सप्लाई देता हुआ आपके पास एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं आपका I2। I2 करंट जब आपका सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में फ्लो करने लगा तो हम क्या बोल सकते हैं, I2 N2 फ्लक्स यहां फ्लो कर रहा है ना। I2 इन नंबर ऑफ टर्न्स N2 में फ्लो करता है तो एक इसका खुद का फ्लक्स भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से रहा है, अगर हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाइंडिंग जो है इस तरह से बनी हुई है, वाइंडिंग इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स किधर जाएगा, फ्लक्स हमारे पास अपवर्ड जाएगा, है ना। फ्लक्स हमारे पास में कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा। लेकिन अब मैं यहां पे ये बात करता हूं कि जैसे ही हमारे पास लोड कनेक्टेड होता है तो I2 की डायरेक्शन जो होगी, वो I2 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, अभी I2 जो है हमारा, अब उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, टू फ्रॉम द लोड। पहले वो लोड को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे होते हैं तो करंट हमारा जो होगा वो इसके अंदर की तरफ आएगा, वाइंडिंग के अंदर। जब हम यहाँ पे देखेंगे थंब रूल के थ्रू कि करंट अगर यूं जा रहा है, इसमें वाइंडिंग हमने इस तरीके से कर रखी है, तो इसका फ्लक्स किधर गया, इसका फ्लक्स गया हमारा अपवर्ड। तो अगेन अगर यहां एक बात करते हैं कि I2 N2, अगर यहां पे मैं बात करता हूं I2 N2 की वजह से मेरे पास में एक फ्लक्स क्रिएट हुआ जिसको हमने क्या बोला, φ2। तो ये φ2 फ्लक्स आपका जाएगा अब इस डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट टू योर φ2, है ना। φ2 आपका इस डायरेक्शन में रहने वाला है और आपका जो φ1 सबसे पहले क्रिएट हुआ था वो आपका इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो अब होगा क्या एग्जैक्टली स्कोर के अंदर कि φ1 अमाउंट जो है वो φ2 अमाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली बात इस तरीके से, आप इसको इस तरह से समझो कि अगर यहां पे कोई लोड लगा हुआ है सेकेंडरी साइड में तो उसको कुछ ना कुछ करंट चाहिए होगा, तो वो करंट एक्स्ट्रा आपको कहां से मिलेगा, पहले आपके पास में यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा था, I1 करंट फ्लो कर रहा था, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या बोल देते हैं इसको, कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लॉस कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने का काम आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं I0, ठीक है, उसको हम बोलते हैं I0। तो जब I0 करंट यहां फ्लो किया तो φ1 आया, φ1 जब इसके साथ लिंक किया E2 इंड्यूस हो गया और लोड लगाने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से I2 N2 फ्लक्स क्रिएट हुआ φ2, इस φ2 ने इस φ1 को अपोज करने की कोशिश करी, ठीक है, इस φ2 ने इस φ1 को अपोज करने की कोशिश करी और जितना अपोजिशन होता है या जितना कमी इस φ1 में आ जाती है, आप यहां पे क्या बोलोगे कि अभी रिजल्टेंट φ कितना हो जाएगा आपके पास में, φ1 माइनस φ2, ठीक है, φ1 माइनस φ2 आपके पास में रिजल्टेंट फ्लक्स यहां रहा। लेकिन एक पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो करता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक नोट डाउन कर लीजिएगा एक चीज, कि ट्रांसफार्मर को हम क्या बोल सकते हैं, अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। यहां मैं लिख देता हूं इसको, एक नोट आप नोट डाउन कर लीजिए यहां पे कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ठीक है, मतलब इसके कोर में जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो करेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन यहां हमने देखा कि ये जो φ है इस φ2 की वजह से कम हो गया, मतलब फ्लक्स का अमाउंट जो कांस्टेंट बनना होना चाहिए था वो अब उससे कम हो गया, तो उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, अभी φ1 जो हमारा यहां से जाने वाला था
इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स जा रहा है अब रिजल्टेंटली वो हमारा कम हो गया, तो उसको जितनी कमी उसकी आई वो कहां से हम मिलेगी, वो कमी उसको मिलेगी आपके सप्लाई से। सप्लाई से उसको जो करंट अब मिलने वाला है वो आई नॉट की जगह क्या मिलेगा, अब उसको यहां पे करंट मिलने वाला है कौन सा, I2 का एक मिरर इमेज यहां से आपको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं I2 डैश। जितना अमाउंट ऑफ करंट आपका यहां फ्लो कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट अब आप एक्स्ट्रा आपके सप्लाई से ग्रैब करोगे, जो पहले I नॉट था अब आपके पास में I नॉट प्लस I2 डैश यहां पे फ्लो करने वाला है। तो आपके पास टोटल इनपुट साइड का करंट कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I नॉट प्लस I2 डैश। अब आपके सप्लाई से आपको कितना करंट मिलेगा, I नॉट प्लस I2 डैश। ये I2 डैश करंट जब यहां पे एक्स्ट्रा फ्लो करने वाला है तो I2 डैश इंटू N1 ये क्या फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये फ्लक्स क्रिएट करेगा phi2 डैश। जितना phi2 आपका वहां से आ रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए हमने सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहां से क्रिएट करवा दिया जो उस phi2 को एकदम से कंपनसेट कर देगा। रिजल्टेंटली आपके पास में क्या बचेगा स्कोर के अंदर, सिर्फ phi1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार यहां लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, ऑन लोड कंडीशन, अगर आप लोडिंग कंडीशन की बात करते हो ऑन लोड कंडीशन, तो सबसे पहले जब मैं बात करूं करंट की तो I1 जो आपके पास में रहता है ऑन लोड कंडीशन वो रहता है हमारे पास में I नॉट प्लस I2 डैश। ठीक है, दूसरा आपके पास में I2 जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी साइड करंट, प्राइमरी करंट, और I2 जो है वो हमारे पास में I2 ही था जिसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी करंट। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये है कि जो फ्लक्स हमारे पास में क्रिएट हो रहा था phi1 हमारे पास में क्या था, नो लोड फ्लक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नो लोड फ्लक्स। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल फाई जो अपने पास में बन रहा है वो कितना बन रहा था, phi1 प्लस phi2 डैश, ये आपके पास में इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑन लोड फ्लक्स, जो कि आपका phi2 जो था जो सेकेंडरी साइड से आ रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए phi2 डैश आपके पास में आ गया, I2 को कंपनसेट करने के लिए I2 डैश प्राइमरी साइड से आ गया। ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके लोड साइड से होगी वो सारी रिक्वायरमेंट आपको प्राइमरी साइड या फिर आप क्या बोलोगे सोर्स साइड से मिलने वाली है। जितना करंट फ्लो करेगा उतने अमाउंट ऑफ का एक्स्ट्रा करंट आपको यहां मिल जाएगा, जितना फ्लक्स यहां से इसको अपोज करेगा उतना अमाउंट ऑफ अपोजिट फ्लक्स आपको यहां से क्रिएट हो जाएगा। जब I2 डैश यहां पे फ्लो करेगा N1 में तो वो phi2 डैश क्रिएट कर देगा। तो देखिए यहां पे मैं यहां बना देता हूं, अब हमारे पास में एक एक्स्ट्रा फ्लक्स यहां पे क्रिएट हुआ, किसकी वजह से, एक्स्ट्रा फ्लक्स क्रिएट हुआ हमारे पास में I2 डैश N1 की वजह से क्रिएट हो गया हमारे पास में phi2 डैश। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में फ्लक्स क्रिएट हो रहा है phi2 डैश ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो phi2 डैश और phi2 एक दूसरे को अपोजिट कर लेंगे, phi2 डैश इस डायरेक्शन में है और phi2 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट मेरे पास में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा, phi1 फ्लो करेगा इस पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर कोर में। तो ये इस तरह से हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का कि कुछ ना कुछ यहां से आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है सेकेंडरी साइड से, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप ग्रैब करते हो आपके प्राइमरी साइड से ही, आपके सप्लाई साइड से ही। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में ऑन लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जब लोड कंडीशन में है तो करंट I2 आ जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लक्स मिलता है उसको कंपनसेट किया जाता है। लेकिन जब हम नो लोड कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जो आपका करंट फ्लो करेगा वो टोटल करंट क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉस कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उनके अपन इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑन नो लोड कंडीशन, ऑन नो लोड कंडीशन। जब आपके ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्टेड नहीं है तो उस टाइम पे जो आपके पास में करंट आ रहा था I1 वो आ रहा था सिर्फ I नॉट, जिसको आप क्या बोलते हो, टू सेटिस्फाई द लॉसेज एंड मैग्नेटाइजेशन, लॉसेज एंड मैग्नेटाइजेशन, कि आपके पास में जो करंट आ रहा है प्राइमरी साइड से वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेज और मैग्नेटाइजेशन को सेटिस्फाई करने का काम आएगा, पहली चीज। दूसरे आपके पास में जो फ्लक्स phi1 आएगा वो पूरा फ्लक्स फ्लो करेगा टू लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, टू लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग।
ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग से उसने लिंक किया। सिंस ये नो लोड की बात हो रही है तो वहां पे लोड कनेक्टेड नहीं है, वहां पे आपके पास में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक्स्ट्रा आपको कोई फ्लक्स वहां से मिलने वाला नहीं है। जितना भी है उतना आपके पास वहां पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां हमारे पास में E1 क्या है, E1 को हम बोलेंगे क्या, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और E2 को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये हमारे पास में चार चीजें होती हैं ऑन नो लोड कंडीशन पे। तो यहां जो I1 हमारे पास में होता है, जिसको करंट की हम बात कर रहे हैं, ऑन नो लोड कंडीशन जो करंट I1 होता है, जिसको हमने बोला कि वो I0 के बराबर है, तो यहाँ लॉसेज और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए उन दोनों को हम अलग अलग दिखा देते हैं। तो I0 एक्चुअली क्या होगा, I0 हमारे पास में होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM और लॉस कंपोनेंट IW। ठीक है, आयरन लॉसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करंट वहां जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करंट जाएगा, तो उसको हमने दिखा दिया IM और IW। सिंस ये कंपोनेंट्स होते नहीं है, बट हम फिर भी जितना भी करंट हमने ग्रैब किया है ऑन नो लोड कंडीशन, वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट हो रहा होगा, तो हम उसको वेस्ट को दिखाने के लिए मैथमेटिकल हमने बोला कि एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में जाता है, एक लॉस कंपोनेंट में जाता है। ठीक है, ये नो लोड कंडीशन की बात थी। आपके पास में टोटल करंट जो रहेगा वो IM और IW रहेगा। तो यहां IM को क्या बोलते हैं, टू satisfy the magnetizing part, और आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है कोर के अंदर, वो बनाने के काम आता है आपका IM, और IW जो रहता है टू सेटिस्फाई द लॉस कंपोनेंट, या टू सेटिस्फाई द आयरन लॉस। आप इसको क्या बोल सकते हो, टू सेटिस्फाई द आयरन लॉस। क्लियर है ये चीज। अब यहां जो ये लॉस है, इस लॉस को और इस मैग्नेटाइजिंग पार्ट को हम दिखाने के लिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसका एक सर्किट डायग्राम भी हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का ऑन नो लोड कंडीशन, और लोड कंडीशन पे भी उसका एक सर्किट डायग्राम हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। जब हम सर्किट को ड्रॉ करना सीख लेंगे, तो सर्किट को ड्रॉ करने के बाद में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि उनकी जो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस के बेसिस पे लॉसेस कहां हो रहे होंगे, आपके माइंड में वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। देखिए, सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर आपने ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम की बात करनी है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम कोर से कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे बनेगा। मान लीजिए मैंने यहां पे एक कोर बनाई है, सेम चीज है, कोर तक सारी चीजें सेम रहने वाली है। ठीक है, यहां मैंने ट्रांसफार्मर की कोर बना दी, उसके साथ में मैंने यहां प्राइमरी साइड की इसकी वाइंडिंग कर दी, और दूसरी साइड मैंने इसकी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग कर दी। ठीक है, ये वाइंडिंग करने के बाद में एक चीज मैंने यहां पे ये देखा कि यहां नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास N1, यहां नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास में N2। ओके, अब मैंने ये देखा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जब बात होती है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमने ये देखा है कि जब नो लोड कंडीशन की बात हो रही है, जब यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो करंट आपके पास प्राइमरी साइड से आने वाला है, वो लॉसेस को और मैग्नेटाइजिंग पार्ट को सेटिस्फाई करने के काम आता है। ये चीज क्लियर है। तो लॉसेस होते कहाँ हैं एक्चुअली, उन लॉसेस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, हमने यहाँ पे दिखाया है एक प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और प्राइमरी साइड का एक रिएक्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं हम X1। इस तरह से कनेक्टेड रहता है, और यहां हमने कनेक्ट करना है इसका प्राइमरी साइड का वोल्टेज, इसको बोलेंगे V1। सेम हम सेकेंडरी साइड में करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं R2, और ये हो जाएगा हमारा X2। यहां से हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वो वोल्टेज हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज V2। ठीक है, यहां बीच में हमारे पास में जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हमने क्या बोला है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। यहाँ पे हमारे पास में ईएमएफ आया म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, और बीच में जो हमारे पास फ्लक्स फ्लो किया है, ये जो फ्लक्स हमारे पास में यहाँ पे फ्लो किया है, इस फ्लक्स को हमने क्या बोला है, φ1। ठीक है, ये मेरे पास में एक बेसिक सर्किट डायग्राम है किसी भी ट्रांसफार्मर का। अब ट्रांसफार्मर के बेसिक सर्किट डायग्राम में आपने एक चीज देखी है कि प्राइमरी साइड के जो हम कंडक्टर काम में ले रहे हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पार्ट अगर कुछ है, तो उसका हम टोटली क्या बोलेंगे कि यहाँ का एक इंपीडेंस है जिसको हम बोलते हैं Z1, और यहाँ का जो एक इंपीडेंस है उसको हम बोलेंगे क्या, Z2। तो Z1 इज योर प्राइमरी साइड इंपीडेंस, Z2 इज योर सेकेंडरी साइड इंपीडेंस। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की सर्किट डायग्राम की, ये हमारे पास सिंपल सर्किट डायग्राम हो गया ट्रांसफार्मर का। अब
अगर सर्किट डायग्राम की बात हो रही है तो उसमें कोर तो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम के अंदर तो क्या होता है, सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं, बट कोर इज नॉट अ सर्किट कंपोनेंट। सो कोर एक 3D पार्ट है, तो इसको अगर आपने सर्किट में शो करना है तो इसको कहीं ना कहीं तो कुछ दिखाना पड़ेगा, या तो इसका सिंबल काम में लेना पड़ेगा या कुछ और चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम अगर ये बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को नो लोड कंडीशन में अगर हमने खेलना है या ट्रांसफॉर्मर को नो लोड कंडीशन में लेके जाना है, तो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज हमने यहाँ V2 बोल रहे हैं, ये V2 हमारे पास में यहाँ नहीं होगा, है ना, ये ओपन सर्किट रहेगा हमारे पास। जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज देने पे जो भी करंट आपका यहाँ पे फ्लो करा था I1, ये I1 क्या रहने वाला है, ये I1 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका I0 कहलाएगा। ये ऑन नो लोड कंडीशन यहां प्राइमरी साइड से आपका जो करंट आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका नो लोड करंट, जिसको हम बोलते हैं I0। इस I0 को हम क्या बोलेंगे, I0 इज इक्वल टू नो लोड करंट। और नो लोड करंट एक्चुअली I0 किसके बराबर होता था, हमने देखा था कि ये IM और IW के बराबर होता था, क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ही करंट फ्लो करता था। सिर्फ इतनी सी बात होती थी। तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि I0 IM और IW में जाएगा तो इसको सर्किट में कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट की जो कोर है उसको भी हमें यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो इसका क्या एक एग्जैक्ट, या हम बोल सकते हैं कि उसका एक क्या इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमारे पास बनेगा, वो देखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है एक तरह से, वो हमारे पास में क्रिएट होगा कैसे, कि यहां मान लो मेरे पास में वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है कितना, V1 प्राइमरी साइड से, यहां करंट आएगा और यहां मेरे पास में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ये है R1 और इसके साथ में मेरे पास इसका रिएक्टेंस है जिसको मैंने बोला X1। ओके, यहां तक पहुंचने के बाद मैंने ये देखा था कि मेरे पास आ जाती है कोर। तो कोर को सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं ट्रांसफार्मर का। वो सिंबल क्या होता है, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोर को दिखाने के लिए आप एक डबल लाइन को बनाते हो। ये जो डबल लाइन आपके इसके बीच में बनेगी, ये आपके पास में क्या बताएगी कि ये ट्रांसफार्मर का कोर है। देखो यहां वापस से करते हैं इसको, कि जब ये R1 और X1 आया, ये आपने प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को इस तरीके से शो किया, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को आपने इस तरीके से शो किया। अब क्या बच गया, सिर्फ उसका कोर। तो कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक डबल पैरेलल लाइन शो करनी होती है। तो ये एक सिंबल होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी साइड वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, और उसका बीच में डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया हमने कोर। सिमिलरली ये सेम चीज हमारे पास आगे जाएगी, यहां हमारे पास में आ जाएगा इसका सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस X2, और यहां हम नो लोड की बात करते हैं तो यहां कोई लोड नहीं होगा, ये होगा हमारे पास में ओपन सर्किट। ये चीज क्लियर है। हमने क्या किया इस डायग्राम में, देखिए हमने क्या किया कि इस कोर को तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब बात आ रही थी I0 या नो लोड करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो IM और IW पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उनको हम क्या बोलते हैं, एज, तो ये सर्किट में अपने पास अवेलेबल नहीं होती हैं चीजें, इसलिए इनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस पैरामीटर्स। ठीक है, IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट को सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन पोर्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पार्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस कंपोनेंट्स बोलते हैं। सर्किट में एज इन वो अवेलेबल नहीं होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी नो लोड कंडीशन में जो करंट कहीं ना कहीं जाने वाला है उसको सर्किट में हमें दिखाना पड़ता है। बस हम उसको कहां दिखाते हैं, हम उसको दिखाते हैं इसके पैरेलल में। इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक पैरेलल सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक हमारे पास में सिंपल रिएक्टेंस होगा। ये दोनों पैरेलली हमें बना के प्राइमरी साइड की वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं XM और इसको हम बोलते हैं RW। तो यहां जो मेरे पास में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको हमने बोला ये अपने पास N1 है, N1:N2 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास में, और I0 जब यहां पे फ्लो कर रहा है, ये I0 आपका यहां आया। ठीक है, इस I0 में क्या हुआ कि इस तरफ जो करंट गया मेरे पास में वो गया कितना, IW, और इस तरफ जो करंट गया वो कितना गया मेरे पास में, IM। सिंस मुझे ये पता था कि I0 इज इक्वल टू क्या होता है, IW प्लस IM, तो दोनों कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे ही मेरे पास में पता चला कि सेकेंडरी साइड का करंट कुछ भी नहीं, मतलब जो लोड है वो कनेक्टेड नहीं है, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, बट यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा वो रहेगा हमारे पास।
यहाँ पे मैं EMF बोलता हूँ E2 और यहाँ पे जो मेरे पास में EMF इंड्यूस हो रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF वो है मेरा E1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम हुआ ट्रांसफार्मर का जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम विद नो लोड कंडीशन, जहां पे लोड कनेक्टेड नहीं है आपका। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको नो लोड कंडीशन। तो ये हमारा नो लोड कंडीशन के अंदर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने देखा है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की ऑन लोड कंडीशन में कि जब लोड कनेक्टेड होगा तब उस टाइम पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से क्रिएट होगा, तो चीजें कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ नहीं आने वाला है, ये सारी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। बट द बेसिक डिफरेंस इज कि आपके आउटपुट टर्मिनल के ऊपर जो है कुछ ना कुछ लोड कनेक्टेड होगा और उसके लोड कनेक्टेड होने से यहाँ पे आपके सेकेंडरी टर्मिनल के अंदर या सेकेंडरी सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो करने लगेगा। यहाँ जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इस I0 के साथ यहाँ पे कुछ एक दूसरा अमाउंट भी फ्लो करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं I2 डैश। तो टोटल करंट जो अब यहाँ पे फ्लो करने वाला है वो कितना फ्लो करेगा आपका I1, जो कि क्या है I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश है। इतना डिफरेंस आएगा और ये सारी चीजें वैसे रहेंगी। देखिए उसको कैसे बनाएंगे कि अगर आप बात करते हो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से रहेगा ये। सबसे पहले वही सेम चीज हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इक्विवेलेंट कैसे रहेगा कि सबसे पहले आपके पास आया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिसको हमने बोला प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी साइड रिएक्टेंस X2। मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस कंपोनेंट को दिखाने के लिए हमने एक पैरेलल सर्किट यहाँ पे बनाया जो है हमारे पास में एक RW और XM पैरेलल हो गए, XM RW फिक्टिशियस कंपोनेंट बन गए हैं। उसके बाद में आपके पास में क्या बनेगा, आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर का कोर, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके साथ में रहेगा सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस और सेकेंडरी टर्मिनल पे कनेक्टेड एक लोड, इसको हमने बोला R2, ये हो गया X2 और यहाँ पे हमारे पास में कनेक्टेड है एक लोड, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऑन लोड कंडीशन की बात हुई, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट हुआ, प्राइमरी साइड में आपने वोल्टेज दे दिया, वो वोल्टेज आपका रहा V1, क्लियर है। V1 आपने यहाँ से अप्लाई किया तो जो करंट आपके पास फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा अब I1। यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लॉस कंपोनेंट वाला पार्ट कि नो लोड करंट भी रहेगा प्लस सेकेंडरी साइड का जो करंट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला था उसका एक पोर्शन आपके पास प्राइमरी साइड से जाएगा। तो हमने क्या किया कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 डैश आपके पास यहाँ करंट फ्लो करेगा। इसमें से यहाँ आपके पास में जाएगा कितना, यहाँ जाएगा I2 डैश और इसमें जाएगा आपके पास में I0। इस I0 में से एक पोर्शन आपका यहाँ रहेगा IW का, एक पोर्शन आपका यहाँ रहेगा IM का। यहाँ पे आपने बात करी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1:N2 है, ठीक है। N1:N2 अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जैसे ही I2 डैश N1 के साथ क्रिएट हुआ, आपके पास में यहाँ पे फ्लक्स कितना क्रिएट हुआ था, यहाँ पे फ्लक्स आपका क्रिएट होगा phi2 डैश। I2 डैश जैसे ही N1 के साथ में क्रिएट करेगा तो क्या होगा हमारे पास में phi2 डैश, जो उस ऑपोजिटली phi2 को कंपनसेट कर रहा था। यहाँ पे अपने पास में EMF इंड्यूस हुआ E1, यहाँ पे हमारे पास में EMF इंड्यूस हुआ E2। इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करेगा I2, सिंस I2 का ही इमेजिनरी पार्ट I2 डैश हमने लिया था प्राइमरी साइड से, तो ये करंट आपके पास में इस लोड में जाएगा और यहाँ आपके पास में I2 चला गया। क्लियर है ये चीज। यहां हमने जब बात करी कि ये रेजिस्टेंस R1 और X2 ये इंपेडेंस कहलाते हैं कि प्राइमरी साइड इंपेडेंस Z1 और ये हमारे पास में हो जाएगा हमारा सेकेंडरी साइड इंपेडेंस जिसको हमने बोला Z2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या रहा कि टोटल, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर है ऑन लोड कंडीशन। तो इस तरह से हमारे पास रहता है। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में जाना चाहते हो तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। लाइक ट्रांसफार्मर के अंदर अभी क्या है, एक सर्किट आपका प्राइमरी साइड का है, एक सर्किट आपका सेकेंडरी साइड का है। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों को, कोर वाले पोर्शन को हम यहां से हटा दें, हम सिर्फ एक सिंगल सर्किट चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है, इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि अगर सेकेंडरी साइड के सर्किट को उठा के मैं सारा का सारा प्राइमरी साइड में लिया हूं, ठीक है,
या तो ऐसा हो सकता है, तो उस सर्किट को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर्स इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड। क्लियर है पहला पॉइंट। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी साइड के सर्किट को उठा के मैं सेकेंडरी साइड में लेके जाना चाहता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मर्स इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट तो ये होता है, हाँ यहां लिख लीजिए एक बार, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में ये हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के पार्ट। तो पहला होता है हमारे पास में इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, और दूसरा हमारे पास में होता है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। रेफर टू सेकेंडरी साइड। ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये किया, अगर मुझे रेफर टू प्राइमरी करना है तो प्राइमरी साइड का सर्किट मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सेकेंडरी साइड के पोर्शन है, सेकेंडरी साइड का जो R2, X2 और लोड कनेक्टेड है, इनको जब उठा के मैं इस प्राइमरी साइड के साथ अटैच करूंगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। वो चेंजेस में क्या काम आता है, यहां से अगर हम देखते हैं हमारे पास में है N1:N2 नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, K = N2/N1। इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम काम में लेके सेकेंडरी साइड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम उठा के प्राइमरी साइड के सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ कुछ चीजों के फॉर्मूले हैं वो हम ध्यान रख लेंगे। दूसरी चीज रेफर टू सेकेंडरी की बात होती है, तो सेम चीज सेकेंडरी साइड का सर्किट सेम रहेगा, प्राइमरी साइड के सर्किट को उठाएंगे और सेकेंडरी साइड के सर्किट के साथ में उसको ऐड कर देंगे यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर टू सेकेंडरी साइड। इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहां बना देता हूं, तो आपसे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर किस तरह से वो रेफर्ड हुआ था या किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो काम आया था उसको देखेंगे एक बार। तो एक बार इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी साइड का। यहां देखिए दोनों साइड कंपैरिजन हो जाएगा। यहां हम बनाएंगे रेफर टू प्राइमरी, ठीक है, हम यहां बनाएंगे रेफर टू प्राइमरी और दूसरी साइड बनाएंगे हम रेफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है रेफर टू प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का पार्ट तो सेम रहेगा, सेकेंडरी उठ के आएगा। रेफर टू सेकेंडरी में सेकेंडरी का पार्ट सेम रहेगा, प्राइमरी उठ के आएगा। तो वो कैसे बनेंगे देखिए, रेफर टू प्राइमरी में हम प्राइमरी साइड के सर्किट को सेम रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहां सबसे पहले मैंने वोल्टेज लिया, प्राइमरी वोल्टेज V1 जब मैंने अप्लाई किया तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तो हमारे पास सेम है, मतलब R1 और X1 तो एज इट इज हमारे पास में रहने वाले हैं प्राइमरी साइड में। बीच में हमारे पास में बात आ रही थी हमारे फिक्टिशियस कंपोनेंट्स की। तो अगर आपको फिक्टिशियस कंपोनेंट सर्किट में अवेलेबल दिखाने हैं या क्वेश्चन में दे रखे हैं तो अपन दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन में हमें वो चीजें नहीं दे रखी हैं तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। मान के चलिए हमने उसको नहीं दिखाया, सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं, R1 X1 आ गया, सेकेंडरी साइड से R2 X2 को जब यहाँ उठाया तो यहाँ हमारे पास में एक रेजिस्टेंस और आ गया और एक रिएक्टेंस वापस से आ गया। ठीक है, इसके साथ में क्या रहा कि जो लोड कनेक्टेड था वो लोड भी हमारे पास आ गया, लोड भी हमारा प्राइमरी साइड में आ गया और ये एक सिंपल सर्किट हमारा बन गया है, जो कि एक सिंगल सर्किट है, सेकेंडरी साइड को उठा के प्राइमरी साइड में लिया है हमने, उसको बोला रेफर टू प्राइमरी। अब बात यहां ये आती है कि ये जो मेरे पास R2 था और ये जो X2 था, क्या इनकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी R2 एंड X2 जो कि सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड थे उस टाइम पे थी? नहीं, बीच में था हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर का कोर, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता था कि प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो रेशियो काम आएगा या सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो रेशियो काम आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही होता है। यहां अगर आपने रेफर टू प्राइमरी करना है, मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी में शिफ्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता था हमारे पास में, K। तो जो भी आपके पास में इंपेडेंसेस के पार्ट, लाइक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पार्ट है, उसको आपने डिवाइड करना होगा K² से। ठीक है, तब आपके पास में वो रेफर टू प्राइमरी हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को उठा के अगर आप प्राइमरी साइड में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको उनकी वैल्यूज में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तब आपके पास में वो रेफर टू प्राइमरी वाली वैल्यूज हो जाएंगी। लाइक आपने R2 को उठा के प्राइमरी साइड में कनेक्ट किया तो R2 डिवाइड बाय K² कर दिया, X2 को रेफर किया तो X2 डिवाइड बाय K² आपने कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने इनको कनेक्ट किया यहाँ पे, उसके साथ में आपके पास में इनका वोल्टेज और जो करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा था वो भी साथ में आएगा, तो उसके अंदर भी कोई चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस किस तरह से रहेंगे उनको देखिए।
यहाँ पे अगर मैं वो रिलेशन लिखता हूँ तो किस तरह से रहेगा कि R2 डैश, यहाँ जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस था उसको हम क्या बोल रहे थे, R2 डैश, ठीक है। R2 डैश की वैल्यू कितनी है, R2 बाई के स्क्वायर, ये था हमारे पास में X2 डैश जिसकी वैल्यू है X2 बाई के स्क्वायर। तो यहाँ सारे रिलेशन एक बार मैं लिख देता हूँ, R2 डैश इज इक्वल टू R2 बाई के स्क्वायर, X2 डैश इज इक्वल टू X2 बाई के स्क्वायर, X2 बाय के स्क्वायर। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर आपने वहां से उठाना है तो वो कितना हो जाएगा, V2 डैश। तो V2 डैश कितना हो जाता है हमारे पास, V2 डैश इज इक्वल टू V बाय के, है ना, V2 बाई के हो जाएगा। और अगर करंट आपका यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे I2 डैश, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास I2 इंटू के। ये चार रिलेशन हमने ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस में डिवाइड बाय के स्क्वायर, रिएक्टेंस में डिवाइड बाय के स्क्वायर, अगर वोल्टेज उठा के प्राइमरी साइड लेके आ रहे हैं तो डिवाइड बाय के, एंड अगर करंट को लेके आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय के करना पड़ेगा जब हम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेफर टू सेकेंडरी साइड, मतलब उसको सेकेंडरी साइड में रेफर करना है, तो सारी चीजें किस तरीके से रहेंगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज रहेगा मेरे पास, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस जब मैंने यहाँ उठाया उसको मैंने क्या बोल दिया, R1 डैश, है ना, और ये मेरे पास में हो गया X2 डैश। इसके साथ में इसका एक X2 था, सॉरी ये X1 डैश रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास में X1 डैश, X2 सेकेंडरी साइड का है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और R2 सेकेंडरी साइड का है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ आपके पास में एक लोड कनेक्टेड है पहले से, और ये सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। सर्किट को जैसे ही हमने क्लोज किया तो यहाँ टर्मिनल पे या टर्मिनल Z को अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ वोल्टेज कितना मिल रहा था हमें, वोल्टेज मिल रहा था V2, करंट यहाँ फ्लो कर रहा था I2। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि प्राइमरी साइड को आपने रेफर किया है सेकेंडरी साइड में, तो यहाँ जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज कितना होगा, वो वोल्टेज होगा हमारे पास में V1 डैश। तो जो V1 डैश की वैल्यू यहाँ होती है वो V1 डैश की वैल्यू कितनी होती है, K इंटू V1। R1 डैश की बात करते हो तो R1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, R1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, K स्क्वायर इंटू R1। X1 डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में K स्क्वायर इंटू X1। और अगर करंट की बात करते हैं आप, I1 डैश की बात करते हो जो कि सेकेंडरी साइड में जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 डिवाइड बाय K। जस्ट इसका रेसिप्रोकल है कि अगर आपने चीज़ों को प्राइमरी साइड में रेफर किया है या सेकेंडरी टू प्राइमरी लेके आ रहे हो तो डिवाइड बाय के स्क्वायर करना पड़ेगा आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के केस में, डिवाइड बाय के करना पड़ेगा वोल्टेज के केस में, और मल्टीप्लाई बाय आई करना पड़ेगा आपको करंट के केस में। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपके पास में रेफर टू सेकेंडरी, या इसको आप बोल सकते हो कि प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड आपने रेफर करना है, तो चीजें इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। इनके इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन सर्किट्स के बेसिस पे इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं और इनके फेजर डायग्राम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जो लॉसेस हमने दिखाए हैं यहाँ पे, लॉस कंपोनेंट का जो हमने बताया है कि ये फिक्टिशियस पैरामीटर्स के अंदर हमारे लॉसेस होते हैं, या ऑन लोड कंडीशन, लोड लगाने के बाद में अगर वहां पे कोई कॉपर लॉस हो रहा है तो वो लॉसेस किस तरीके से होंगे, तो उनके बेसिस पे हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम देखेंगे और उनके लॉसेस पता करेंगे कितने तरह के होते हैं। ओके, थैंक यू।